नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है दृष्टि जीके भूगोल सीरीज। इस सीरीज में हम आपकी पूरी ज्योग्राफी को डिटेल में कवर कर रहे हैं और आज हम इंडिया के नदी तंत्र को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी की ये हमारी 12वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके उनको देख सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने भारत के भौतिक विभाजन को देखा, जिसमें हमने भारत के मैदानों को, पर्वतों को, पठारों को, समुद्र तटों को देखा, द्वीपों को हमने वहां पर कवर किया। आज से नदी तंत्र का आपका टॉपिक शुरू होने जा रहा है और इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह टू द पॉइंट सिंपल लैंग्वेज में और सभी इंपॉर्टेंट बुक्स के नोट्स के साथ कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत में नदियों का अपवाह तंत्र। देखिए, भौगोलिक आकृति के आधार पे भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी हिमालय की नदियां और एक आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियां यानी हिमालयी अपवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो पहले हम हिमालयी नदी तंत्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें हम दक्षिण भारत के नदी तंत्रों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे हिमालय की नदियों वाला टॉपिक। देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं, इनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर सिंधु नदी तंत्र को हम आज के वीडियो में कवर कर जाएंगे। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, इनको पानी ग्लेशियर्स और वर्षा दोनों से प्राप्त होता है, इसीलिए इनमें जल का बहाव पूरे वर्ष निरंतर बना रहता है, यानी हिमालय की नदियां 12मासी होती हैं। एक तो आपको यह पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हिमालय की नदियों के साथ जुड़ा है, वो है पूर्ववर्ती नदियां। नदी को लेकर के, नदी तंत्रों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, उनको हम जब नदी तंत्र को कंप्लीट कर जाएंगे उसके बाद एक सिंगल वीडियो में अलग कवर करेंगे। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? देखिए, हिमालय में प्रवाहित होने वाली 3 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के बनने से पहले से प्रवाहित होती हैं और उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ये 3 नदियां हिमालय के उत्थान से पहले भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और उस समय हिमालय के स्थान पर जो टेथिस सागर था उसमें अपना जल गिराती थी। आप जानते हैं, जहां आज हिमालय खड़ा है वहां पर काफी समय पहले टेथिस सागर होता था। तो 3 नदियां ऐसी हैं जो उस समय भी बहती थी, मानसरोवर झील के नजदीक से निकलती थी और टेथिस सागर में अपना पानी गिराती थी। ये पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? 3 नदियां हैं, एक है सिंधु, एक सतलज और एक आपकी ब्रह्मपुत्र। आपको पेपर में आता है, आपको एक 4 नदियों के नाम दे देता और कहता है इनमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है। तो पूर्ववर्ती है, सिंपल भाषा में कहें, हिमालय के बनने से पहले से कौन सी नदियां बह रही है। इन नदियों को हिमालय पार की नदियां भी कहते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जब हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन नदियों ने अपनी दिशा और रास्ता नहीं बदला, बल्कि ये तीनों नदियां हिमालय जैसे जैसे बनता गया उसके साथ साथ हिमालय को काटती गई, यानी अपनी घाटियों को और गहरा करती गई। जहां पर ये बह रही थी और अंदर से ये बहने लगी, जिस वजह से इन तीनों नदियों ने वृहत हिमालय में गहरी और संकरी घाटियों का निर्माण कर दिया और इन घाटियों को गार्ज कहते हैं, आई आकार की घाटी कहते हैं या कैनियन कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन सी नदी आई आकार की घाटी बनाती है? तो गहरी घाटियां बना दी इन्होंने, बिल्कुल गहरी घाटियां बना दी हिमालय को काटते काटते। और ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं और तीनों की तीनों ने आई आकार की घाटी बनाई, जिसको गार्ज या कैनियन कहते हैं। ठीक है, प्रमुख गार्ज की बात करें, जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी ने बनाया है, उसको सिंधु गार्ज कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सतलज ने बनाया, उसको शिपकिला गार्ज कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो गार्ज बना वो दिहांग गार्ज कहलाता है। अब प्रश्न आएगा, शिपकिला गार्ज किस नदी ने बनाया? तो आप कहेंगे सतलज। गार्ज क्या होता है? तो नदियां हिमालय को काटकर जब हिमालय के अंदर से वो निकलनी शुरू हुई तो और गहरी घाटी में बहने लगी, जिससे उनकी जो घाटियां थी और ज्यादा गहरी होने लगी और आई आकार की घाटी बनी। उन्हीं गहरी घाटियों को गार्ज या आई आकार की घाटी कहते हैं।
तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हिमालय की नदियों को लेकर के, एक आपका पूर्ववर्ती नदी और एक आपका गार्ज, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो ये तीनों नदियां हैं आपकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां आपके अंतर्राष्ट्रीय नदियां भी हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ये जो तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं तीन तीन देशों से होकर बहती हैं। सिंधु नदी चाइना, भारत और पाकिस्तान इसमें बहती है। सतलज चीन, भारत, पाकिस्तान और ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती या बांग्लादेश में नहीं बहती, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पूर्ववर्ती का, गार्ज का और अंतर्राष्ट्रीय नदियों का। हिमालय से निकले वाली नदियों के अपवाह तंत्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब हमने हिमालयी नदी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझा। जो हिमालय की नदियों के नदी तंत्र हैं, बहुत सारी नदियां यहां पर बहती हैं, तीन मेन नदी तंत्र हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया, आपका हिमालय की पूरी नदियां आप कवर कर जाएंगे। एक है आपका सिंधु नदी तंत्र, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। एक आपका गंगा नदी तंत्र और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिनको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब हम डिटेल में बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। मैं आपको एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में टू द पॉइंट्स नोट्स के माध्यम से समझाते हुए चल रहा हूं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। अब हम सिंधु नदी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग, जिसको बोखरचू भी बोला गया है कुछ जगहों पर, इस ग्लेशियर से निकलती है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के समीप से आती है सिंधु नदी। मानसरोवर झील आप जानते हैं आपके तिब्बत में है। तिब्बत आपका चीन अधिकृत क्षेत्र है, तो कहीं पर तिब्बत देता है, कहीं पर चाइना देता है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां से आती है। यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई दामचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। जैसा आप इस मैप को देखें, जो आपका बोखरचू ग्लेशियर है यहां पर है, यहां पर आपकी मानसरोवर झील है, यहां से निकल रही है सिंधु नदी और दामचुक यहां से भारत में एंटर कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी सिंधु नदी है, इस तरीके से ये लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी भारत में सिर्फ लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है यहां से होकर बहती है। जो आपका ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं दो। तो यहां से आती है आपकी विभाजन रेखा, इस तरीके से यहां पे करीब है। तो ये हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर है, ये पूरा आपका ऊपर लद्दाख है। तो क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी भारत में किन किन केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों से होकर बहती है? सिर्फ एक, यहां से निकली दमचौक से ये लद्दाख के अंदर एंटर करती है और फिर यहां से दर्दिस्तान, यहां पर नाम है, चिल्लड़ जगह इसको कहते हैं इस पॉइंट को, और यहां से फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ठीक है, इसके बाद यह भारत में सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है। जैसे मैंने आपको कहा, लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में बसा हुआ है। क्वेश्चन आते हैं ना, श्रीनगर किस नदी के तट पर है, लेह किस नदी के तट पर है? तो लेह आपके सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है। सिंधु नदी गिलगित के समीप गहरे गार्ज का निर्माण, अब गहरा गार्ज यानी गहरी घाटी का निर्माण करती है, आई आकार की घाटी का निर्माण करती है और इसे सिंधु गार्ज कहा जाता है। गिलगित के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और चिल्लास, जिसको कुछ जगहों पर चिल्लड़ भी लिखा गया है, कि निकट ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जैसा हमने मैप में देखा। अभी हम दोबारा से उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने सिंधु नदी को देखा कि कहां से आ रही है, भारत में कहां से आई और फिर भारत से कहां चली गई। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, कुछ नदियां बाएं तट से मिलती हैं, कुछ दाएं तट से मिलती हैं। सिंधु नदी तंत्र में हम बेसिकली उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जिन नदियों को पंचनद कहा जाता है। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज शामिल हैं। ये 5 नदियां सिंधु में बाएं ओर से आकर मिलती हैं। एक तो आपको ये याद करना है और इन्हीं के बारे में जानेंगे और वही आपका कहलाता है सिंधु नदी तंत्र। पाकिस्तान के मीठन कोट, किसी जगह, कुछ जगहों पर इसको मीठन कोट भी लिखा है, ये पंचनद की संयुक्त धारा सिंधु नदी में मिल जाती है। अब देखिए मैप के माध्यम से समझिए, ये आपका पूरा मैप है।
यहां से आपकी सिंधु नदी निकलती है और ये आपकी सिंधु नदी बह रही है। और ये रहा आपका मीठनकोट, जो मैंने कहा जहां पर आपकी पंचनद यानी जो पांचों नदियां हैं बाईं ओर से आएंगी और यहां पर मिल जाएंगी। तो ये आपकी झेलम, ये आपका चिनाब, ये रावी, ये सतलज और ये पीछे से आपकी ब्यास, ये सारी बाईं ओर से आती हैं और इनकी संयुक्त धारा यहां पर आकर मिल जाती है। ठीक है। और भारत से बाहर कहां से गया था, ये रहा वो जो चिल्लास या चिल्लड़ नामक जगह है यहां पर है, यहां से भारत से बाहर ये चली गई। तो ये सिंधु नदी तंत्र का हमने पहले सिंधु नदी के बारे में बात करी। तो इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इस पर बाईं ओर से आकर मिलती हैं और इन्हीं नदियों को बोला जाता है पंचनद। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी नदी पंचनद की हिस्सा है, आप बताएंगे। अब सिंधु नदी तंत्र की जो हमने 5 इंपॉर्टेंट नदियां देखी, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, इनके उद्गमों को एक बार यहीं पर याद कर लीजिए, आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। सिंधु नदी हमने कहा तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग से आती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक राकस ताल है, वहां से आती है। झेलम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के निकट शेषनाग झील है, वहां से आती है। चेनाब हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के समीप से आती है और रावी और ब्यास हिमाचल के रोहतांग दर्रे से आती है। अब इनको इसी लैंग्वेज को मैप में समझिए। सिंधु नदी का हमने उद्गम देखा। सतलज नदी हमने कहा तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट यहां पर राकस्ताल है, यहां से निकली सतलज नदी, फिर हिमाचल में जाती है और हिमाचल से होते हुए पंजाब से होते हुए फिर ये यहां पहुंचती है जहां पर ये तीनों की संयुक्त धारा से मिल जाती है। फिर हमने बात करी झेलम नदी। झेलम नदी आपके यहां पर जम्मू कश्मीर के बेरीनाग स्थित है और यहां पर शेषनाग झील है जहां से झेलम निकलती है और आगे जाकर चेनाब से मिल जाती है। फिर आगे जो ये संयुक्त धारा बहती है इसको चेनाब ही कहते हैं। तो झेलम एक्चुअल में किसकी सहायक नदी है? मूल रूप से तो सिंधु में जा रही है लेकिन एक्चुअल में ये चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब की बात करें तो यहां सर हिमाचल का बारालाचा दर्रा है, यहां से निकलती है आपकी चेनाब नदी और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और यहां पर झेलम से मिल जाती है। रावी और ब्यास की बात करी तो रावी आपके यहां से और ब्यास आपकी यहां पर से, दोनों लगभग नजदीक से निकलती हैं, रोहतांग दर्रे के नजदीक से निकलती हैं और आगे जाकर ये भी चेनाब में मिलती है। और जो ब्यास नदी थी वो सतलज में आकर मिल जाती है हरि के बैराज में। तो ये 5 नदियां हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट नदियां देखिए यहां पर चेनाब है, यहां पर ये रावी का है और ये ब्यास का है। तो 5 नदियों में से 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से आती हैं। ठीक है। 2 नदियां भारत के बाहर से आ रही हैं, एक आपकी सिंधु और एक आपकी सतलज, और एक नदी आपकी जो झेलम है वो जम्मू कश्मीर से आ रही है। ये वाले भी बहुत बार आते हैं। ठीक है। पंचनद के अलावा इन 5 के अलावा कुछ छोटी नदियां हैं जो सिंधु से बाएं तट पर आकर मिलती हैं। बाएं तट से तो ये 5 नदियां आती हैं, कुछ और नदियां हैं जो बाएं तट से आती हैं। ज्यादातर नदियां ये जम्मू कश्मीर में ही बहती हैं। ये नदियां हैं जैसे जास्कर, शयांग, शिगार और गिलगित। तो ये नदियां ज्यादातर आपके बाएं तट से आकर मिलती हैं, लेकिन ये छोटी नदियां हैं। ज्यादातर आपसे वही पंचनद पूछा जाता है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली कुछ सहायक नदियां जिनमें श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, गिलगित शामिल हैं। तो गिलगित की एक धारा आपसे बाईं ओर से भी मिल रही है, एक दाईं ओर से भी मिल रही है। तो ऐसे वाले ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आपसे काबुल, कुर्रम, श्योक इनके बारे में पूछेगा ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो पहले सहायक नदी याद कर लीजिए, सिंधु की है, फिर याद कीजिए बायां या दायां तट। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है। जो सिंधु नदी है 5 नदियों का जल उसमें मिलता है और उसके बाद ये सीधा अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये सिंधु नदी के बारे में जाना, इसकी सहायक नदियों को देखा मैप के माध्यम से। अब उन नदियों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहली है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील जो बेरीनाग कश्मीर में पड़ता है वहां से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है और इस समतल मैदान में ढाल कम होने के कारण झेलम नदी विसर्पों का निर्माण करती है। हमने देखा था ना कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, और मैदान कैसे होते हैं, मैदान में आपकी बड़ी बड़ी ढलानें तो होती नहीं है, मैदान आपके समतल होते हैं। तो फिर मैदान में नदियां टेढ़ी मेढ़ी होकर बहनी शुरू कर देती हैं और उसी को कहा जाता है विसर्प।
तो ये कश्मीर घाटी से होकर बहती है। कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है, तो यहां पर विसर्पों का निर्माण करेगी। फिर यह नदी श्रीनगर जाती है। श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर ही बसा हुआ है। श्रीनगर से होते हुए झेलम नदी वुलर झील में मिल जाती है। वुलर झील से आगे बढ़ती है, भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ ये प्रवाहित होती है, यानी भारत पाक बॉर्डर ये बनाती है। झेलम आगे बहती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जिसको बासमंगल कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा, बासमंगल नामक घाटी कौन सी नदी बनाती है? झेलम नदी। ठीक है, लगभग 170 किलोमीटर तक ये भारत पाक सीमा बनाती है। पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी से ये मिल जाती है। तो हमने मैप में देखा था ना कि जो आपकी झेलम है ये चेनाब से मिल रही है यहां पर, तो इस जगह पर को क्या कहते हैं? झांग नामक जगह। तो यहां पर ये चेनाब नदी से मिल जाती है झेलम नदी। आई कहां से थी? जो आपका कश्मीर में वेरीनाग है उसी के निकट शेषनाग झील से। इसके बाद आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इस चीज को ध्यान रखना, इन पांचों नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की कौन है? चेनाब है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। कहां से आ रही है चेनाब? हिमाचल प्रदेश से। इसे कुछ जगहों पर चेनाब लिखा है, कुछ जगहों पर चिनाब लिखा है, दोनों एक ही बात है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट नदियां जो सिंधु की सहायक हैं उनमें से कौन चंद्रभागा कहलाती है? चिनाब कहलाती है। क्योंकि जब यह नदी निकलती है बाड़ालाचा दर्रे से तो यह 2 धाराओं के रूप में निकलती है। यह चंद्र और भागा नाम की 2 नदी धाराओं के रूप में निकलती है। आगे जाकर ये दोनों नदी धाराएं आपस में मिलती हैं और चंद्रभागा नदी बनाती हैं। सम्मिलित धारा चंद्रभागा के नाम से ही हिमाचल में बहती है। जो चेनाब नदी है जब जम्मू कश्मीर में एंटर करती है तब इसको चेनाब नाम दिया जाता है। उससे पहले हिमाचल में ये किस नाम से बहती है? चंद्रभागा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में यह चेनाब नाम से प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झांग के निकट झेलम नदी से मिल जाती है। तो ये आपकी यहां से आई झेलम और इधर से आई आपकी चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए, और यहां पर झांग नामक जगह पर इन दोनों का संगम हो जाता है। ठीक है, तो झेलम आगे जाकर किस में मिलेगी? चेनाब में। अब यहां से आगे कौन बहेगा? यहां से आगे चेनाब ही बहेगी। ठीक है, इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट नदी है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो आपकी रावी नदी है चंबा घाटी में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। अब फिर से मैप को देखिए, जो आपकी रावी नदी थी, रावी नदी कहां पर है आपकी? ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये रावी नदी का है। रावी नदी निकली रोहतांग दर्रे से और फिर पाकिस्तान में एंटर कर गई और उसके बाद यहां पर सिंधु सराय नामक जगह पर चेनाब नदी से मिल गई। अब आगे कौन बहेगा? चेनाब ही बहेगी। ठीक है, तो चेनाब नदी अपने साथ झेलम और रावी दोनों का पानी लेते हुए आती है। फिर यहां पर सतलज से मिल जाएगी और फिर आगे कौन बहेगी? चेनाब ही बहेगी। इसीलिए हमने देखा था कि चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चेनाब नदी ने अपने अंदर पहले झेलम को ले दिया, अब यहां पर रावी को ले दिया, अब यहां पर ये सतलज को भी ले लेगी आगे जाकर। और आती कहां से है चेनाब? आपको याद हो गया कि ये जो 2 नदियां हैं आपकी चेनाब और रावी दोनों, और साथ में ये ब्यास नदी, ये आपके हिमाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, इसके बाद आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, ये भी हिमाचल प्रदेश से आ रही है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। जैसे हमने देखा था रावी नदी चंबा घाटी से होकर बह रही थी, उसी प्रकार ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर बहती है। ब्यास नदी पूर्ण रूप से भारत में बहती है। सिंधु नदी तंत्र की जो 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनमें एकमात्र नदी है ब्यास जो सिर्फ भारत में बहती है। यह पंचनद की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है। देखिए कैसे, ये रही आपकी ब्यास नदी, यहां से निकली हिमाचल प्रदेश से और यहां पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज में ये जो पीछे से सिंधु आपकी सतलज नदी आ रही है और ये इधर से जो आपकी ब्यास नदी आई, दोनों का संगम होता है। क्वेश्चन आता है हरिके बैराज, इसी बैराज से भारत की सबसे लंबी जो नहर है इंदिरा गांधी नहर वो निकलती है।
तो यह बैराज किन नदियों के संगम पर है? सतलज और ब्यास। तो ब्यास नदी यहां पर खत्म हो गई, यहां से जो आगे बहेगी वो सतलज है। तो पाकिस्तान में एंटर हुई ही नहीं है ब्यास नदी। बाकी आप देखेंगे सिंधु नदी आई, पाकिस्तान में गई। झेलम आपकी जम्मू कश्मीर से आई, पाकिस्तान में गई। चेनाब हिमाचल से आई, पाकिस्तान गई। रावी नदी हिमाचल से आई, पाकिस्तान गई। सतलज तिब्बत से आई और फिर भारत होते हुए पाकिस्तान गई। एकमात्र नदी कौन है यहां पर? ब्यास नदी है, जो पाकिस्तान नहीं गई। ये सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है और वही पॉइंट हमने यहां पर लिखा है। ब्यास नदी पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है और इसी जगह पर भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। क्वेश्चन आता है ना, आपने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है सतलज नदी से, क्योंकि बड़ी नदी तो वही है, लेकिन कुछ जगहों पर सतलज प्लस ब्यास है, क्योंकि दोनों का संगम यहां पर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। तो ये आपकी ब्यास नदी थी। इसके बाद आती है सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस ताल से आती है, सिपकिला दर्रे से होकर यह हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। फिर से मैप को यहां पर देखते हैं। देखिए, यह निकली आपकी यहां से सतलज नदी और यह भारत में एंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश में, और यहां पर है आपका शिपकिला दर्रा। लगभग 400 किलोमीटर के करीब यह सतलज नदी सिंधु नदी के समांतर बहती है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो कहां से भारत में एंटर कर रही है सतलज नदी? सतलज आ रही है तिब्बत के निकट राकस ताल से, जो मानसरोवर के निकट है, और हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिपकिला दर्रे से। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर में बहती है सतलज नदी। ठीक है, और फिर शिपकिला दर्रे से होकर भारत आ जाती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। अब क्योंकि शिपकिला दर्रे से आ रही है, इसको काटते हुए आ रही है, तो गहरी घाटी बनाते हुए आएगी, जिसको हम शिपकिला गार्ज कहते हैं। भारत में सतलज नदी 2 राज्य हिमाचल और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। रोपड़ नामक जगह से यह मैदान में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद लगभग 120 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है सतलज नदी, और फिर यही सतलज नदी सिंधु नदी की बाकी नदियों का जल लेकर पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु नदी से बाएं तट में मिल जाती है। सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में ये 1050 किलोमीटर बहती है। अब फिर से इस नक्शे को देखिए। देखिए, यहां पर हमने बोला जो आपकी सतलज नदी है भारत में 2 राज्यों से होकर बहती है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, फिर ये आपके पंजाब में जाती है और फिर भारत से बाहर चली जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर यहां तक की। ठीक है, इसमें से ये जो 1150 किलोमीटर है यहां से यहां तक का, ये भारत में बहती है 1050। ठीक है, 1100 नहीं 1050, और फिर बाकी का आपका ये रहा। फिर यहां पे जाकर ये चेनाब में मिल जाती है और फिर आगे चेनाब नदी बहती है, जो आकर मिठनकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है, और फिर आगे सिंधु नदी बहती है जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो झेलम, रावी दोनों नदियां और साथ में सतलज अंततः किस में मिल रही हैं? चेनाब नदी में मिल रही हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और ब्यास किस में मिल रही है? ब्यास सतलज में मिल रही है। हालांकि ये पांचों की पांचों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र था, जिसको हमने इस सिंपल मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मैंने आपको एक ही मैप बार बार इसीलिए बताया, एक ही मैप के माध्यम से बार बार समझाने का प्रयास इसीलिए किया ताकि आपके मन में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रहे कौन कौन सी नदियां हिमाचल से निकल रही है, कौन सी 2 नदियां भारत के बाहर से आ रही हैं, और कहां पर किस नदी का संगम हो रहा है। तो ये थी सिंधु और उसकी सहायक नदियां। एक छोटा सा टॉपिक है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। यह समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की जो पश्चिम की 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम, इनके जल का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा और 20% इस्तेमाल भारत करेगा। और जो बाकी की 3 नदियां हैं, ब्यास, रावी, सतलज, इनका 80% इस्तेमाल भारत करेगा और 20% इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा।
तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से किन 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार ज्यादा है और किन 3 नदियों पर भारत का अधिकार ज्यादा है। तो सिंधु, चेनाब और झेलम पर पाकिस्तान और ब्यास, रावी, सतलज पर भारत का अधिकार ज्यादा है। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो सिंधु, झेलम और चेनाब, ये जो शुरुआत की 3 नदियां हैं, ये किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में, यानी पाकिस्तान ज्यादा पानी इस्तेमाल करेगा 80%। और जो ये रावी है, सतलज है और ब्यास है, ये किसके पास हैं? ये भारत के पास हैं। तो इसको भी आपने याद करना है। सिंधु नदी जल समझौता बार बार पेपर में आता है और किस वर्ष हुआ था? 1960 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हमने सिंधु जल समझौते को भी देखा और सभी नदियों के तंत्र को हमने मैप के माध्यम से और बिल्कुल जो आपके टू द पॉइंट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, उन सबको यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।